आप देख रहे हैं देश मंथन और हम बात करने जा रहे हैं बिहार के चुनाव की, जहां पर अब जनमत संग्रह का दौर शुरू हो चुका है और ओपिनियन पोल अलग अलग सामने आने लगे हैं। उनके नतीजे क्या हैं, उनमें क्या कहा जा रहा है, इसकी हम बात करेंगे आज। और इस बारे में आज की इस बातचीत में हमारे साथ हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुरेंद्र सिन्हा और साथ ही जुड़े हैं नौकरशाही.com के संपादक इरशादुल हक। थोड़ी ही देर में संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम ये कहानी देखें कि जो जनमत संग्रह आए हैं उनमें क्या कहा जा रहा है, तो बिहार चुनाव को लेकर के अभी जो ताजा जनमत संग्रह आया है वो है टाइम्स नाउ सी वोटर का। और बिहार की कुल 243 सीटों को लेकर के उन्होंने जनमत संग्रह रखा है। उसमें एनडीए के लिए 160 सीटों का अनुमान सामने रखा गया है, जिसमें भाजपा 85 सीट लेकर के सबसे आगे रहेगी। वहीं यूपीए का खाता देखें तो कुल यूपीए 76 सीटें, जिसमें राजद 56 सीटों के साथ, कांग्रेस 15 और वाम दल 5। तो कुल मिलाकर के जो 243 हैं उनमें एनडीए 160, यूपीए 76 और बाकी के हिस्से में 7 सीटें आएंगी, ये अनुमान है। अगर एनडीए में भाजपा के अलावा जनता दल यूनाइटेड को देखें तो 70 सीटों का अनुमान है, हम और वीआईपी को मिलाकर के 5 सीटें। और यदि यूपीए में देखें तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 56, 15 और 5 ये आंकड़ा रहेगा राजद, कांग्रेस, वाम दलों का। अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य के लिए बहुत ज्यादा सीटें इस ओपिनियन पोल के हिसाब से नहीं आने वाली हैं। तो अब यहाँ इन आंकड़ों को किस रूप में देखा जाए, इसकी हम बात करते हैं। शुरुआत मधुरेंद्र जी आपके साथ में करना चाहूंगा। ये जो ओपिनियन पोल दिख रहा है इसके हिसाब से तो कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत जो है या जमीन पर लोगों से जब बातचीत होती है तो उसमें ये साफ दिखता है कि खास करके नीतीश कुमार को लेकर के इस बार एक रोष है, एक गुस्सा है। तो वो रोष जो है वो सीटों के नुकसान में क्यों नहीं तब्दील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये ओपिनियन पोल जिन लोगों ने किया वो ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी के सपोर्टर्स का साथ मिलेगा बड़े पैमाने पर, जिससे कि परिस्थितियां बदलेंगी। यहाँ पर यहीं पर एक सवाल जो आपने उठाया वही सवाल वहाँ पर फिर से लागू होता है कि क्या बीजेपी के सारे लोग नीतीश जी की पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये ओपिनियन पोल के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन करके खड़ा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसे कागजी तौर पर देखा जाए एक सरसरी नज़र से तो ये ओपिनियन पोल दिख रहा है, लेकिन जो बात बार बार कही जा रही है कि नीतीश जी की लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है और यहाँ तक कि लोग काफ़ी इलाकों में काफ़ी नाराज हैं, तो वो उन लोगों को वोट के लिए ले जाना बड़ा मुश्किल होगा नीतीश जी के लिए। अगर हाँ बीजेपी हिम्मत से, मेहनत से नीतीश जी के लिए काम करे तो उसका फायदा मिलेगा, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फायदा मिलेगा। और ऐसे में ये ओपिनियन पोल धरे के धरे रह जाएंगे, फिर बीजेपी के लिए भी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार जनमत संग्रह काफी पलट जाते हैं। इरशादुल, आपकी रीडिंग क्या है, आपका आकलन क्या कहता है? ये जो जनमत संग्रह है, इससे पहले भी सी वोटर का एक जनमत संग्रह आया था एबीपी न्यूज के साथ, उसमें भी कोई बहुत अलग कहानी नहीं थी। लेकिन अब कहानी अलग नहीं होने का सीधा कारण है कि दोनों जगह सर्वे करने वाली एजेंसी तो वही सी वोटर है। तो ये जो कुल मिलाकर के आकलन है, जिसमें अभी टाइम्स नाउ के साथ मिलकर के सर्वे में इन्होंने 160 सीटें एनडीए को दी है, और इससे पहले जो आंकड़ा था एबीपी न्यूज के साथ, उसमें भी उन्होंने एक दायरा दिया था लगभग 140 से 160, मोटे तौर पे ये आंकड़ा था। तो क्या ये माना जाए कि बहुत आराम से एनडीए जो है वो जीतने जा रही है? और क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार को लेकर के जो एक धारणा बन रही है कि शायद जदयू का प्रदर्शन इस बार काफी कमजोर रह सकता है कई कारणों से, जनता का गुस्सा हो, भाजपा और लोजपा की एक गुप्त संधि कहीं काम करे, कहीं जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की एक रणनीति भाजपा गुप्त रूप से चला रही है, इस तरह की बहुत सारी बातें भी कही जा रही हैं। तो क्या इन सब के बीच में आपको लगता है कि ये जो सर्वे है, जिसमें जदयू को बहुत पीछे में नहीं बताया जा रहा है, भाजपा को आगे बताया जा रहा है 85 सीटों के साथ, लेकिन जदयू भी 70 सीटों के साथ बहुत पीछे नहीं कही जा रही है, तो क्या ये जो आकलन है वो हमें चुनावी नतीजों के रूप में भी दिखेगा, या आपको लगता है कि उलटफेर होगा?
राजीव जी, बात यह है कि अगर ओपिनियन पोल वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उसके जो नतीजे हैं काफ़ी सही आएंगे, लगभग सही आएंगे अगर वैज्ञानिक तरीके से किए जाए। लेकिन अगर ओपिनियन पोल में अगर किसी की राय पोल के बाद एक राय डेवलप कर ली जाए या किसी तरह का उसमें पक्ष घुसा दिया जाए, तब ओपिनियन पोल जो है वो मार खा जाते हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं। मैं आपको 2015 का उदाहरण देना चाहूँगा कि ओपिनियन पोल जो उस वक़्त हुए थे कई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को हारता हुआ बताया गया था। और एग्जिट पोल में भी कई एग्जिट पोल ने ये बताया था कि गठबंधन की हार हो रही है। और यही वजह है कि जब रिजल्ट आने शुरू हुए थे नवंबर 2015 में, तो पहले 1.5 घंटे तक जो परिणाम देखने को मिले, जो पोस्टल बैलेट के परिणाम थे, तो उसके नतीजे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार मुख्यालय में लड्डू बंटने शुरू हो गए थे। तो ये और उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद सारे परिणाम उलट-पुलट गए, ऐसे नहीं हुए। अगर ओपिनियन पोल ये वैज्ञानिक है तो हम सबको स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है, उस तरह के नतीजे आ सकते हैं। उसका कितना बड़ा उनका दायरा है ओपिनियन पोल का। लेकिन जो ज़मीन की हकीकत है, वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। बरअक्स इसलिए है कि राष्ट्रीय जनता दल से प्रतिद्वंदिता के बजाय, राष्ट्रीय जनता दल से चुनावी लड़ाई के बजाय, मैं ये देख रहा हूँ कि राष्ट्र जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी आपस में ही लड़ रहे हैं। उसकी एक नहीं अनेक उदाहरण है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के कई बागी खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी के कई बागी एलजेपी में जाकर के जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ खड़े हुए। तो इस तरह से लगभग 16 या 17 सीटें ऐसी होती हैं जो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ एक दूसरे का सर पटोवल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तीनों पार्टियां हैं जिनका अपना वोट का जो बेस है, तो वो किधर जाएगा, तो इस ओपिनियन पोल में उसका कितना ख्याल रखा गया है या वो चीजें कितनी झलकी है उसमें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आज एक खबर बड़ी ही आई है, महत्वपूर्ण खबर है। उसमें तारकेश्वर सिंह है जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान, उनका टिकट कन्फर्म था। लेकिन वो जब लास्ट आवर में जो अलायंस बना वीआईपी के साथ, तो वो सीट चली गई उधर चली गई। तो भारतीय जनता, उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं ये, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने मुझे कहा कि मैं वीआईपी के लीडर से बात करूं और उनसे टिकट ले लूं। तो उन्हें बताया गया कि भाई 2 करोड़ रुपए लेंगे तब टिकट देंगे। उन्होंने इनकार कर दिया कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा आचरण है, इसके खिलाफ। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी लड़ाई अगर एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच होना चाहिए था, वो उधर न होकर के एनडीए के एक धड़े बनाम एक धड़े के बीच अगर है, तो फिर इस तरह के ओपिनियन पोल पे मुझे थोड़ा सा संदेह होता है। जी बिल्कुल। अब ये खींचतान जो है, इसकी भी चर्चा हमने की। एक दिन पहले ही हम लोगों ने बातचीत की थी कि किस तरीके से भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी, इन दोनों की जो एक गुप्त संधि की बातें हो रही हैं, उसके चलते जनता दल यूनाइटेड काफ़ी भड़की हुई है। ये भी चर्चाएं या अफवाहें उड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में मधुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है वाकई जो शाबिल कह रहे हैं कि एनडीए के बीच में जो एका नहीं बन पाया, अगर हम ये भी मान लें कि नहीं, कोई ऐसी गुप्त संधि नहीं है लोजपा के साथ भाजपा की, और सीधी कहानी बस यही है कि भाजपा अपने 2 सहयोगियों को, जनता दल यूनाइटेड को और लोजपा को, एक साथ अपने पाले में नहीं रख पाई, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और लोजपा, इन दोनों के बीच एक दुश्मनी जैसा बर्ताव शुरू से रहा है, और इसके चलते एनडीए के गठबंधन में दोनों दल एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, एक साथ नहीं खड़े हैं। अगर सिर्फ इतनी भी कहानी हम मान लें, तो भी अगर इस खींचतान के चलते अगर आप महागठबंधन के खिलाफ एकजुट होकर के मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आपके समर्थक वोट इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और आपस में कहीं एक दूसरे को ही काट रहे हैं,
तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा? क्या इसका फायदा जो है वो महागठबंधन को, यानी आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ऐसे हालात जब होते हैं तो ऐसी बातें भी होती हैं। ये अभी दिख रहा है जैसा वैसा नहीं होगा। हो सकता है कि वर्स्ट सिनेरियो जो एनडीए कल्पना भी नहीं कर पा रही है वो भी हो सकता है कि उस समय उनके वोट कट जाएं सारे के सारे, और उसका फायदा जो आरजेडी के नेतृत्व में जो बना है गठबंधन उसको हो जाए, ऐसा भी संभव है। और इस लड़ाई का फायदा तीसरी पार्टी ले जाए। तो इस तरह के राजनीति में और इलेक्शन में ऐसी कई सारी संभावनाएं बनती हैं जो कि दिखाई बाहर से नहीं पड़ती, लेकिन जब सही वक्त आता है तो ऐसा हो जाता है। और इन दोनों के झगड़े में एनडीए को बहुत नुकसान हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये साधारण सी बात है इन दोनों के झगड़े में। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी मिलाकर के इतनी सीटें नहीं ला सके कि वो सरकार बना सके, तो फिर एलजेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी सी पार्टी भी होगी लेकिन महत्वपूर्ण होगी, और उस पर निर्भर करेगा कि वो किसके पाले में जाए। हो सकता है वो तेजस्वी यादव से चिराग पासवान हाथ मिला लें उस समय, तो फिर तो एनडीए का सपना धरा रह जाएगा, बम्बई की तरह, महाराष्ट्र की तरह। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। राजनीति में देखिए कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी संभव हो। तो मेरा मानना है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है एनडीए के लिए। इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू का अपना आधार खिसक गया है, वो उसके लिए कमजोर हो गया है। तो उसका फल उस एनडीए को भुगतना पड़ सकता है इन द लॉन्ग रन। जी, अब संदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं अंततः हमारे साथ। संदीप जी, शुरुआती चर्चा में आप शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अभी तक जो हम लोगों की बातचीत है उसमें ये बात उभर करके आ रही है कि भले ही ओपिनियन पोल एनडीए को काफी आगे दिखा रहे हैं, मतलब 160 के मुकाबले 76, मतलब कहीं कोई मुकाबला ही नहीं लग रहा है उसके हिसाब से तो जो ओपिनियन पोल सामने आया है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है, और खास तौर पे एनडीए के अंदर जो खींचतान है, उसके चलते जैसा अभी मधुरेंद्र बता रहे थे कि नतीजा कहीं बिल्कुल उलटफेर वाला भी हो सकता है। और ये भी संभव है कि एलजेपी जो है वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो चुने कि भाई महागठबंधन की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। तो वैसे में एलजेपी क्या करेगी? वो नीतीश कुमार को, जिनको अभी तक वो लगातार राजनीतिक रूप से बहुत तीखा हमला करती रही है, नीतीश कुमार की सरकार बनाने में मदद करेगी, या वो केंद्र में भाजपा के साथ जो सरकार और सत्ता में साझेदारी है उसका लोभ छोड़ करके वो सिर्फ बिहार पर ध्यान देगी और राजद के साथ चली जाएगी? देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा 2005 में ले जाता हूँ। 2005 में आप ध्यान दीजिए तो दोनों गठबंधनों से अलग हट के और पासवान जी जो है वह इंडिपेंडेंट लड़े थे, और तब बिहार के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी की, लोजपा की सर्वाधिक सीटें 29 आई थी। एक बार पुनः वही प्रयोग है, और तब उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पे लालू को रोका था, जिसकी वजह से फिर से चुनाव कराने पड़े थे। वह एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिथि जो आप या मधुरेंद्र जी ने अभी जो बात की मैंने सुना उनका, वो स्थिति आ सकती है। अभी जो ये ओपिनियन पोल है, ये मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। ये 1 से 10 अक्टूबर तक का ओपिनियन पोल है। आप देखें, आज एक बड़ी घटना हुई है, और वो है कि शरद यादव, जो कभी नीतीश के साथ ही थे और उसके बाद से फिर महागठबंधन में भी गए, और अभी हाल के दिनों में जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो जदयू के लोगों ने काफी उनकी देखभाल या उनकी मिजाजपोशी की, और ऐसा लग रहा था कि एक बार वापसी होगी। लेकिन आज उनकी बेटी सुहासिनी राज जो हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, वो शायद चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। जो आना जाना दिख रहा है इस वक्त, और जो महागठबंधन के खेमे के अंदरूनी जो बातचीत है, अगर उसको हम कंसीडर करें इस ओपिनियन पोल पे, तो ये ओपिनियन पोल अंत तक आते आते, यानी 7 नवंबर, 27 अक्टूबर से 7 नवंबर, बहुत दिन है, गंगा में बहुत पानी बहेगा। जो अंदरूनी महागठबंधन खेमा है वो अपने अंदरूनी आकलन में एनडीए को हद से हद 95 दे रहा है, यानी कि अपने को 130-140 के बीच दे रहा है। कुछ अन्य पार्टियों को, एलजेपी और कुछ जन अधिकार पार्टी को निकाल दीजिए, तो 130 के आसपास वो दे रहा है। यानी कि दोनों गठबंधन अभी ये तय नहीं पा रहे हैं कि वह क्लियर कट विनिंग पोजीशन में है।
अगर हम ओपिनियन पोल जो इनका टाइम्स नाउ का है उसमें देखें तो पहली बार 2005 से लेके अब तक जो चुनाव हुए हैं जदयू और भाजपा के एक साथ मिलने के बाद, तो पहली बार ये दिख रहा है कि भाजपा जदयू से ज्यादा सीटें निकाल रही है। तो हमको लगता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, ओपिनियन पोल की गणना करने वाले हैं कि वो जदयू को अचानक माइनस कैसे कर दें, क्योंकि 16%, 20% और 24% का जो पिछला वोटिंग रहा है, तो वो उस साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकल नहीं पा रहे हैं नीतीश का आकलन करते वक्त। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई आंकड़ा आता है, आप एनालिसिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 90-95 या 100 के आसपास 105 सीटें, और दोनों ही पार्टियां जो गठबंधन है तो वो क्या संदीप आप ये गए। कह रहे हैं, संदीप फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है, जो अभी जो जनमत संग्रह आ रहे हैं उनकी कहानी से अलग, शायद ऐसी स्थिति बन सकती है व्यावहारिक रूप में जिसमें लोजपा ही निर्णायक भूमिका में आ जाए, वो 15 सीटों के साथ आए, 25 सीटों के साथ आए, ये अलग कहानी हो, लेकिन कहानी ये बन जाए कि लोजपा जिधर जाए सरकार उसी की बन जाए। देखिए, अभी तक जो स्थितियां दिख रही हैं लोजपा के लिए, लोजपा की सीटें इतनी आती हुई नहीं दिख रही हैं कि वो निर्णायक फैक्टर बन सके। अभी बहुत मुश्किल है, बहुत ही गजब का त्रिशंकु विधानसभा की आप उम्मीद कर सकते हैं जो अभी ओपिनियन पोल आए हैं 1 महीने पहले, उसके आधार पर, क्योंकि ओपिनियन पोल जो भी 1 महीने पहले आते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता है फाइनल रिजल्ट, आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते उससे। हमने तमाम ओपिनियन पोल देखे हैं जो 1 महीने पहले वो बताते हैं कि फला पार्टी बहुत आगे जा रही है, और क्रमशः वह चुनाव से, मतदान से ठीक पहले उसको हराने लगते हैं। तो 1 महीने का वक्त लंबा है, और एलजेपी से मुझे बहुत वो 5 से 10 सीटें, अगर इतने से कोई पीछे रह गया तो शायद उनकी गुंजाइश बनेगी, लेकिन निर्णायक क्या वो अपनी बात मनवा सकें किसी भी गठबंधन से, ऐसी स्थिति एलजेपी की दिखती नहीं। जी राजीव, इरशादुल, अगर एलजेपी के लिए ये तय करना हो कि वो केंद्र में सत्ता में साझेदारी, राज्यसभा का टिकट, इन सब का लोभ रखते हुए नीतीश कुमार को समर्थन दे, उनकी सरकार बनवाने में मदद करे, या नीतीश कुमार के साथ उनका पुराना झगड़ा इतना हावी हो जाए कि नहीं भाई, हम केंद्र का लोभ छोड़ देते हैं, हम राज्यसभा सीट की मोहमाया छोड़ देते हैं, हम केंद्र में मंत्री भी नहीं बनेंगे, हमें बस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना है, इसलिए हम राजद का मुख्यमंत्री बनवाएंगे, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। क्या चिराग पासवान के बारे में, उनकी सोच के बारे में आपकी रीडिंग कहती है कि क्या वो इस एक्सट्रीम तक जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान अपने नेतृत्व के साथ एक प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग वो तब कर रहे हैं जब उनके पिता ने एक तरह से उनकी ताजपोशी कर दी थी, और वो बड़े निर्णय वो लेते रहे हैं जब से उन्होंने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली है। नीतीश कुमार के विरोध में वो इतने आगे निकल चुके हैं कि अब उनका पीछे आना लगभग असंभव हमें दिखता है। एक बयान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ राजीव जी, कि पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि अगर आपका एक वोट भी जदयू को पड़ा तो आपके बेटों को पलायन करना पड़ेगा बिहार से। तो इतना स्ट्रिक्ट बयान है। देखिए, ये सब तो चुनावी बयानबाजी बहुत होती है, उसके लिए तो आप कह सकते हैं। अब महाराष्ट्र में ही चुनाव के बीच में भाजपा और शिवसेना ने एक दूसरे के लिए इतना कुछ कहा, बाद में फिर महीनों तक बातचीत भी चलती रही कि हाँ मिलकर के सरकार बना लें, फिर नहीं सरकार बना पाए तो बहुत सारी फिर से गालियां एक दूसरे को देनी शुरू कर दी। तो ये सब चुनावी बयानबाजी और बाद की रणनीति क्या होगी, दोनों के बीच में अक्सर हमें कोई तालमेल नहीं दिखता है। तो हम क्यों मान के चलें कि मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने जो यह बयान दिया है, इस तरह के कई ट्वीट्स उनके हैं कि हम किसी भी कीमत पे, जैसे नीतीश की खैर नहीं और भाजपा से बैर नहीं, इस तरह के स्लोगन्स गढ़े गए, और ये बात वो कह रहे हैं। ये बात चिराग पासवान अपने नेतृत्व के आरंभिक दिनों में कह रहे हैं, जब वो अपने नेतृत्व के साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको इस बात का, अब जैसे मुझे लगता है कि नेता बयानबाजियों से पलट जाता है, ऐसा होता है,
लेकिन उसकी एक सीमा होती है। वो जितने आगे निकल चुके हैं, अगर वो पलटते हैं तो फिर उनकी विश्वसनीयता उनके कैरियर की शुरुआत में ही एक सवाल खड़ा हो जाए। अब देखिए उनके साथ तो मौसम विज्ञानी का एक ठप्पा जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी के साथ जुड़ा रहा और अब वो भी उसी टैग को लेकर के चल रहे हैं। तो विश्वसनीयता और मौसम विज्ञानी का ठप्पा, ये दोनों चीजें साथ साथ कितनी चलती हैं इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन खैर अब इस चर्चा को समेटने का वक्त हो चला है। तो मधुरेंद्र जी, अंत में आपसे टिप्पणी, मतलब आप किस संभावना को ज्यादा लेकर के चलेंगे कि अभी जो सर्वे हमारे साथ आ रहे हैं काफी हद तक वैसा परिणाम मिलेगा, या परिणाम इससे कमजोर होगा एनडीए की तरफ, यानी एनडीए को इतनी सीटें तो नहीं मिल पाएंगी लेकिन वो आराम से सरकार बना लेगी, बहुमत का आंकड़ा जो है वो कम से कम भाजपा और जदयू मिलकर के ही हासिल कर लेंगे, या फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होगी, यानी लोजपा को साथ लिए बिना नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इन तीन सूरतों में से कौन सी सूरत है, किसकी संभाव्यता है आपको ज्यादा लग रही है इसमें? बीच वाली संभावना ज्यादा लग रही है कि एनडीए जो ओपिनियन पोल में जितना कुछ बताया जा रहा है उससे कम सीटें लेकर के सत्ता में तो आ ही जाएगी। देखिए, एक बात याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के सबसे बड़े नेता हैं और वो जब बोलते हैं तो खूब बोलते हैं और जनता को आकर्षित करने के सारे तरीके उनके पास हैं, सारे वो जो एक बाजीगर के पास होने चाहिए वो सब कुछ है उनके पास। तो वो उनको साइड लाइन अप नहीं कर सकते। बीजेपी की तरफ से जब उतरेंगे तो वो काफ़ी बीजेपी को मजबूत करेंगे, जेडीयू को भी फायदा पहुंचा देते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिछले बार पार्लियामेंट इलेक्शन में वो भागलपुर चले गए, जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा भागलपुर में हुई है। वहाँ पर बुलो मंडल राजद के बहुत नामी एमपी हैं और बहुत लोकप्रिय एमपी हैं, उनसे बीजेपी के लोग भी अपने टिकटें कंफर्म कराने जाया करते थे। मोदी जी की ताकत इतनी रही कि वो सैंडिस कंपाउंड में या जो भी मैदान था वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया और इतना शानदार भाषण दिया कि बुलो मंडल उस चुनाव को हार गए और जेडीयू का कैंडिडेट वहाँ जीत गया। तो ये सोच लीजिए कि मोदी जी का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा बिहार के चुनाव में। इसको आप पहले से मान के चलिए कि मोदी जी विल बी ए फैक्टर इन चुनाव। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी तो एनडीए सत्ता में तो आएगी, लेकिन हाँ इतना नहीं जितना ओपिनियन पोल बता रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त है थोड़ा और। जी, तो कुल मिलाकर के अभी कहानी ये है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से, जनमत संग्रह के हिसाब से इस समय एनडीए बहुत साफ आगे है, यानी बहुमत से बहुत अच्छे खासे मार्जिन के साथ आगे है। ये ओपिनियन पोल का कहना है, जनमत संग्रह का। लेकिन जो हमारे समीक्षक हैं, हमारे विश्लेषक हैं, वो इतने आश्वस्त नहीं हैं और जैसा मधुरेंद्र जी ने कहा कि सरकार बनेगी एनडीए की, लेकिन इतने मार्जिन के साथ नहीं बनेगी। और बाकी लोग अन्य संभावनाओं के बारे में भी अभी बहुत आश्वस्त नहीं है, यानी बाकी संभावनाएं खारिज नहीं की जा सकती हैं अभी। अंततः जनता को ही फैसला करना है, ये तो लोकतंत्र का सबसे परम सत्य है ही। तो हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा और शायद अभी एक दो ओपिनियन पोल और भी आएंगे अगले हफ्तों में, तो फिर कहानी किस तरह से बदलेगी। जैसा संदीप कह रहे हैं कि शुरू में एक पार्टी को ज्यादा सीटें दिखाना, बाद में धीरे धीरे घटाते जाना, क्या उस तरह की कहानी फिर आ जाएगी। अब इन सब पे नजर हम रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। मधुरेंद्र जी, संदीप त्रिपाठी, इरशादुल हक, आप तीनों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।